जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी। पूरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज है दोस्तों वेडनेसडे 18 ऑफ दिसंबर 2024। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्लस एडिटोरियल यहाँ पे आते हैं उसकी यहाँ पे बैकग्राउंड डिटेलिंग में आपके एग्जाम से रिलेट करके ये चीज़ें प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये सारी चीज़ें आपके काम की चीजें हैं जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। दूसरी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है दोस्तों। वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे लिंक होगा आपको टेलीग्राम का, वो चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ पे सारी की सारी पीडीएफ आपको एक जगह पे प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ वहाँ पे जो डिजिटल नोट्स भी कुछ बनाता हूँ वो भी चीज़ें वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो आपको वहाँ से ईजिली सारे नोट्स प्राप्त हो जाते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रमुख एडिटोरियल जो मैं इस थंबनेल को यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थंबनेल पे। तो ये थंबनेल की डिटेलिंग इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल को देखेंगे तो श्रीलंका और इंडिया का जो बायलैटरल रिलेशन है वो किस हद तक पहुंचा है, अभी रिसेंटली हम सभी लोग जानते हैं, उसी पे ये एडिटोरियल आया हुआ है। तो एडिटोरियल की पूरी डिटेलिंग को देखा जाएगा। अभी अगर रिसेंटली बात करें तो यहाँ पे अनुरा कुमारा दिशानायके, एकेडी इनको मैं बोलता हूं, एकेडी, ये क्या किए हैं, इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। 2-3 दिन इंडिया के विजिट पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया प्लस श्रीलंका इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन की बात करी गई है। कोऑपरेशन क्या, सिक्योरिटी पर्पज की बात करी गई है कि किसी भी दूसरे कंट्री को, सेकेंड कंट्री को, श्रीलंका जैसी कंट्री को अपना एक प्लेस नहीं बनने दिया जाएगा कि वो इंडिया को यहाँ पे टारगेट करे। उसी चीज को लेकर के यहाँ पे श्रीलंका इंडिया को आश्वासन दिया है। तो आए थे एकेडी साहब और यहाँ पे भारत से इस प्रकार के प्रोमिसेस किए हैं। तो भारत की बहुत सारी पहले की डिमांडें हैं। यहाँ पे अमेंडमेंट था, आर्टिकल अमेंडमेंट 13th अमेंडमेंट ऑफ द श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन। ये 13th अमेंडमेंट क्या है वो भी देखी जाएगी पूरी डिटेलिंग में। तो यहाँ पे पूरी चीजें कही जा रही हैं। जो प्रो चाइना पार्टी है, ये कौन सी, यहाँ पे ये आपकी जेवीपी यानी जनता विमुक्ति परमुना, ये पार्टी प्रो चाइना पार्टी की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो ये लेफ्ट लीनिंग पार्टी है, फिर भी यहाँ पे सबसे पहले कहीं आए हैं तो इंडिया में आए हुए हैं। तो भारत की आवश्यकता इनको समझ में आई है, क्योंकि चाइना की अगर बात करें तो ये सबको डेब्ट ट्रैप में ही फंसाता है। उधारी ले लो इससे और इसके उधारी को चुकाते रहो, इतना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि आप इंटरेस्ट भी ना चुका पाओगे, कैपिटल की तो बात ही छोड़ दो। इस प्रकार से डेब्ट ट्रैप चलेगा। अभी आपको बता दूं, डेब्ट ट्रैप पे भी एक आर्टिकल आया है, उसको अच्छे से देखा जाएगा। तो इसी की बात करी जा रही है यहाँ पे कि पूरा का पूरा जो अभी गवर्नमेंट गिरा है यहाँ पे श्रीलंका में, तो कहीं ना कहीं हाई इन्फ्लेशन की वजह से मार खा रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट हैवी मार खा रहा था, ट्रेड पॉलिसी की वजह से मार खा रहा था, इंटरनेशनल रिलेशन इश्यू वो चल रहे थे, जिसके कारण गवर्नमेंट वहां पर गिरी है। और यहाँ पे एकेडी निकल के आए हैं, अरुणा कुमार दिशानायके। अब यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, तो जो इंडिया सपोर्ट कर सकता है कुछ विशेष फील्ड में, एक डिजिटल इकोनॉमी, दूसरी एग्रीकल्चरल। तो दो एस्पेक्ट पे इंडिया कमिटमेंट किया हुआ है कि श्रीलंका का हेल्प करेगा। हेल्प करने की बात करी जाए तो इंटरनेशनल स्तर पे भी हम इनको सपोर्ट करते हैं, ये भी चीजें याद रखिएगा। किस फील्ड में, तो आईएमएफ से जब लोन देने की बात करी गई तो भारत सबसे पहले स्टैंड था, ठीक है आप बिना डर के, बिना झिझक के आप इनको लोन दे सकते हैं और कोई इश्यू नहीं है। तो इंडिया ही यहाँ पे सपोर्ट किया था, जिसके कारण इनको लोन मिला। बहुत सारे दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट तो है ही और आपस में कोऑपरेशन भी है, लेकिन उन इश्यू को यहाँ पे देखेंगे। फिशरी डिस्प्यूट को लेकर के यहाँ पे बात करी जा रही है। जो प्रपोजल आया है वो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन की भी बात करता है एग्रीमेंट में। तो ये एग्रीमेंट इसके साथ निकल के आएगा, जो 14 राउंड की नेगोशिएशंस के बाद यहाँ पे
हुआ है। तो फिशरी डिस्प्यूट अपने आप में है। मछुआरे का जब भी हम बात करेंगे दोस्तों, तो श्रीलंका के मैप में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया काफी डिस्प्यूटेड है। तो अपने जो देश के मछुआरे हैं, इंडिया के तमिलियन मछुआरे, वो मछली मारते मारते इसके रीजन तक पहुंच जाते हैं और इसके मछली मारते मारते हमारे रीजन तक आ जाते हैं। तो कोई निश्चित मैरीटाइम तो यहाँ पे बाउंड्री सही मायने में दिखती नहीं है जब आप मछली मारने जाते हैं, समझ गए। एक इसके कारण जो वहाँ की आर्मी पर्सोनल है वो एक दूसरे कंट्री के मछुआरे को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उनके बोट को सीज कर लेती है। बोट सीज हो जाने के बाद केवल बोट ही तो होता है मछुआरे के पास जिससे वो चीजें चलती हैं। तो दोनों की जो फिशरी डिस्प्यूट है वो यहाँ पे निकल के आई है, उसी डिस्प्यूट की बात करी जा रही है। तो ये दोनों कंट्री को समझाना पड़ेगा। और जो मेजर ऑफ ऑटोनोमी है किसकी बात करी जा रही है? 13th अमेंडमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग पहले मैं दूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। 13th अमेंडमेंट है क्या? तो यहाँ पे देखेंगे आप 13th अमेंडमेंट का की फीचर मैं यहाँ पे आसान शब्दों में दिया हूं। तो यहाँ पे स्टेट की बात करें तो यहाँ पे प्रोविंसेस कहे जाते हैं और प्रोविंसेस में यहाँ पे प्रोविंशियल काउंसिल होती है। काउंसिल में इलेक्ट होके लोग आते हैं और इनकी एक ऑटोनॉमी होती है, स्वायत्तता होती है, इंडिपेंडेंसी होती है हमारे स्टेट की तरह। तो प्रोविंशियल काउंसिल की बात यहाँ पे कहाँ कही गई? तो श्रीलंका में जो प्राइमरी मैकेनिज्म है डिवॉल्विंग ऑफ पावर, जो पावर देना है वो प्रोविंसेस को यहाँ पे मिलती है, प्रोविंशियल काउंसिल को। ईच प्रोविंस की बात करी जाए तो यहाँ पे गवर्नर दिया गया है एक काउंसिल। तो लिमिटेड लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर मिला है जो कि आपके स्टेट में भारत को भी प्राप्त होता है कि आप एक विशेष क्षेत्र का जो स्टेट लिस्ट है उसी पे नियम कानून बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से लिमिटेड लेजिस्लेटिव कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव को पावर दिया गया है। क्या डिवोल्यूशन हुआ है? तो 3 टियर की लिस्ट बनी है, प्रोविंशियल लिस्ट, रिजर्व लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। कुछ मैटर को आप समझ सकते हैं। प्रोविंशियल लिस्ट में यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर आ रहा है, जैसे कि एजुकेशन आ रहा है और अपना हेल्थ भी आ रहा है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? भारत की नहीं, श्रीलंका की। इस चीज में तो ये की फीचर है, याद रखिएगा। 13th अमेंडमेंट, कंफ्यूजन नहीं होना है अपने भारत से। ऑफिशियल लैंग्वेज राइट्स की बात करी जाए तो तमिल रिकॉग्नाइज किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका और सिन्हाला के साथ साथ। ये सिन्हाला लैंग्वेज श्रीलंका की लैंग्वेज है और तमिल लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। इंग्लिश यहाँ पे लिंकिंग लैंग्वेज है, दोनों को जोड़ने के लिए। यहाँ पे बात उठा था मर्ज करने के लिए, कौन सा? तो नॉर्दर्न प्रोविंस और ईस्टर्न प्रोविंस को मर्ज करने की बात उठा था, लेकिन 2006 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इसको हटा दिया गया है। तो ये कुछ की फीचर हैं जो आपको समझना है। क्या क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पे? तो लिमिटेड डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, जैसे कि ये राजीव गांधी साहब थे। तो 1987 में 13 अमेंडमेंट का निर्माण होता है, जिसके कारण जो भारत से यहाँ पे तमिलियन इस वाले बेल्ट में लेके आए गए थे। क्या करने के लिए? रबर, कॉफी एंड टी, चाय उत्पादन, कॉफी और रबर के लिए लेबर लाए गए थे तमिल वाले रीजन से अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे कि प्लांटेशन कराएंगे। वहीं के डिसेंडेंट हैं जो आज उनको राइट्स नहीं दी जाती है। किन फील्डों में? तो इन्हीं सारी फील्डों में जो आपको अभी मैं बताया। तो लिमिटेड डिवोल्यूशन ऑफ पावर है उन प्रोविंसेस में, वो चीजें सही प्रकार से चलनी चाहिए। इसी आर्टिकल में ये बातें बोली गई हैं अमेंडमेंट में। जो प्रोविंशियल काउंसिल है और इस मैटर को रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इश्यू की बात करी गई है, जो आपने राजीव गांधी से और जयवर्धने, वहां पे उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो यहाँ पे इनके बीच में राजीव गांधी प्लस जयवर्धने 1987 में जो चीजें हुई थी उस चीज को कंप्लीट इम्प्लीमेंट करिए। हालांकि जो अभी जेएमबी पार्टी निकल के आई एकेडी की, वो अपने इलेक्शन वाले मुद्दे पे बोली है कि हम पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रिटेन करती है इन प्रोविंसेस में अपनी पावर को। यहाँ पे प्रोविंसेस की पावर को दोस्तों ध्यान से समझिएगा काफी कम दी गई है। ज्यादातर उनके अधिकार राइट्स भी नहीं दिए गए हैं, कितने को सिटीजनशिप राइट्स भी नहीं मिली है, उनका कोई पहचान भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है। तो आइडेंटिटी प्रॉब्लम से जूझते हैं। किन रीजन की बात कर रहे हैं? तो जाफना वाला रीजन में सबसे ज्यादा है, किलो नोचोची वाले रीजन में है, मुल्लई तीवू वाले रीजन में है,
वावुनिया वाले रीजन में है, मन्नार वाले पार्ट में है। तो ये नॉर्दर्न प्रोविंसेस हो गए। इन्हीं नॉर्दर्न प्रोविंसेस की बात करी जा रही है। और नॉर्दर्न प्रोविंसेस और ईस्टर्न प्रोविंसेस, इनको मर्ज किया गया था, लेकिन सेपरेट कर दिया गया कब? 2006 में। तो ये यहाँ पे चीजें आपको मैं बता चुका हूँ। 2006 में मर्जर को हटा दिया गया था। अब आप देखेंगे कि इसी को इम्प्लीमेंट करने की बात करी जा रही है। 13 अमेंडमेंट को अच्छे से रेगुलेट करिए। जो आपने नियम बनाया था 1987 में, राजीव गांधी और जयवर्धन साहब जब मीटिंग करते हैं तो दोनों में एग्रीमेंट होता है। श्रीलंका अकॉर्ड इसी को बोला जा रहा है। तो इसी को लेकर के बहुत सारे अपोजिशन, जो सिन्हालीज नेशनलिज है, सिन्हालीज का जब भी नाम आए तो समझिएगा श्रीलंका वाले, क्योंकि इनकी लैंग्वेज सिन्हालीज होती है। तो यहाँ पे ये अपोजिशंस बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मतलब जो श्रीलंका के नेशनलिस्ट हैं वो इसी के विरुद्ध में आ जाते हैं। तो कहते हैं कि श्रीलंका की यूनिटरी स्टेट पे ये कहीं ना कहीं खतरा हो जाएगा। तो अपनी नेशनलिस्ट वाली आइडियोलॉजी लेके आ जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तमिल मेजॉरिटी एरिया यहाँ पे अगर कही जा रही है तो ये हम पावर इनको कैसे डिवॉल्व करेंगे? रिजेक्शन बाय तमिल ग्रुप। तमिल ग्रुप इसको रिजेक्शन करता है। अब ये तमिल ग्रुप कहाँ पे है? तो देखिए तमिल ग्रुप यहाँ पे भी है, यानी श्रीलंका का भी तमिल ग्रुप है जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, और जो इंडिजिनस हो गए श्रीलंका के अपने देसी लोग, और दूसरे अपने तमिलनाडु के लोग जो यहाँ पे गए थे वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। उनकी भी इशू यहाँ पे निकल के आ रही है। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसी चीज को लेकर के यहाँ पे बोल रहे हैं। और यहाँ पे लिट्टी जो तमिलियन टाइगर वाली ये मिलिटेंसी एक प्रकार से कह सकते हैं, इनकी भी डिमांड है यहाँ पे फेडरल सेपरेटिज्म करने की। तो कहीं ना कहीं इशू निकल के आती है, ये अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी तमिल पॉलिटिकल पार्टी और मिलिटेंट ग्रुप, ये LTT, ये सब क्रिटिसाइज करते हैं इस प्रकार का। आप इनफ एटोनमी अगर दे देंगे कि इसको, जो एक्सटर्नल तमिलियन है, अब तो एक्सटर्नल तमिलियन रहे नहीं, क्योंकि साल में कितना यहाँ पे अगर बात करें तो कितने साल से ये बेल्ट पे रह रहे हैं। तो पूरे प्रोविंस को आप देखेंगे तो इस बेल्ट में यहाँ से वो आए हुए हैं। इसी बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, टोटल इसी बेल्ट की बात कर रहे हैं। कुछ इस साइड तो ये नॉर्दर्न प्रोविंसेस हो गया, और ये आपका ईस्टर्न प्रोविंसेस हो गया। ये सेंट्रल प्रोविंसेस हो गया, वुआ, वेस्टर्न और शबरा गामुआ प्रोविंसेस। ये कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस हैं। टोटल श्रीलंका में 9 प्रोविंसेस आते हैं, जिसमें से नॉर्दर्न और ईस्टर्न वाले को मर्ज करने की बात करी गई थी, 2000 में हटा दिया गया। तो यही थी पूरी डिटेलिंग। यहाँ पे यही सारी चीज़ों की बात करी गई है। 1987 में इंडिया श्रीलंका का एकॉर्ड होता है, और उस एकॉर्ड में ये कंफर्टेबली चीज़ें लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक चीज़ें नहीं है। तो दोनों देशों के पास अपॉर्चुनिटी है, किस हिसाब से इन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यही सी सारी चीज़ें, आशा करते हैं चीज़ें 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया, श्रीलंका और इंडिया के एकॉर्ड को यहाँ पे आप समझे होंगे। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रंट न्यूज पे देखेंगे सीधे 2 बिल पास हुई है। कोई बहुत ज़्यादा अभी इस पे मैं डिस्कशन करूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट में साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात पहले से ही करी जा रही है। तो जो इसके बात करी जा रही है पार्लियामेंट में, वो ये है कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो ये चीज़ें अभी देखेगी, लुक आफ्टर करेगी, इस पे रिसर्च करेगी, अपना एनालिसिस करेगी, फिर रिपोर्ट देगी किसको? पार्लियामेंट को। तो चीज़ें चलेंगी। यहाँ पे अर्जुन राम मेघवाल साहब हैं, ये 2 बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए हैं विंटर सेशन के पार्लियामेंट में। 129वां यहाँ पे अमेंडमेंट बिल है। तो अगर ये आ जाती है तो ये बिल अप्रूव हो जाती है तो आपका कौन सा होगा? 107वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। देखेंगे कैसे चीजें होती हैं, और स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी प्लस यूनियन गवर्नमेंट, इन तीनों के बीच में किस प्रकार से यहाँ पे जो अपना फेडरल कैरेक्टर है उसको लेकर के चला जाए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट में तो चीज़ें नहीं जा सकती ना। तो ये यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम निकल के आएगा। उसी को यहाँ पे रिजॉल्व करने की बात भी चलेगी, इसी पे डिबेट भी होगा। ये कह भी रहे हैं कि हमने किसी भी स्टेट के पावर का हनन नहीं किया है, स्टेट की ऑटोनॉमी रहेगी और यहाँ पे चीज़ों को सही से लेके चला जाएगा।
दूसरा बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है मेरी नज़र में दोस्तों, मणिपुर का। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, जैसा कि हम सभी लोग जानते भी हैं, देखते भी हैं। लोकेशन की बात किया जाए तो ये कुछ लोकेशन निकल के आता है जो आपका म्यांमार से बॉर्डर टच करता है। तो मणिपुर की लोकेशन हम सभी लोग देख रहे हैं। अब अगर आर्टिकल को आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, एसआईटी टीम बैठाया गया है कि जो भी वायलेंसेस हुए हैं वहां पर जाकर के वायलेंसेस को आप देखिए क्या क्या प्रॉब्लम निकल के आई है। तो यहाँ पे क्या कही जा रही है, यहाँ पे यही बातें कही जा रही हैं कि लगभग 126 केसेस ऑफ मर्डर और 9 सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये चीजें देख रहे हैं। हालांकि अगर रिपोर्ट में देखेंगे तो बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड हैं, लगभग 3000 प्लस जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड हो गए। सोचिए, थाने तक चीजें पहुंचेंगी तभी तो केस रजिस्टर्ड होंगी, तो इतने पहुंच चुके हैं 3000 केस। तो क्योंकि वायलेंसेस बहुत हैवी हुआ था, यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे वायलेंसेस हुआ था। किस किस ग्रुप में, तो एक मितई ग्रुप है और दूसरा कुकी ग्रुप है। मितई ग्रुप लार्जेस्ट वहां पे पॉपुलेशन कंसीडर करती है, इसको वैली में जगह मिली है जो कि 10% ऑफ द लैंड एरिया होता है। कुकी ग्रुप को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है और ये हिल एरिया के 90% लोकेशन पे अपना दबदबा करता है। ये वाला अगर बात करें मितई ग्रुप, तो हिल एरिया पे जाकर के लैंड को परचेज नहीं कर सकता। इनको बहुत सारे स्कीम और बहुत सारे रिजर्वेशंस भी प्राप्त हो जाते हैं। यहीं पे शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड नहीं होने की वजह से ये इन सब चीज़ों से मितई ग्रुप वंचित रह जाती है। तो हम कॉजेज को समझेंगे, किस प्रकार से वायलेंसेज हुआ था उसके इतिहास में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम वायलेंसेस को समझेंगे क्या कारण है। तो कॉजेज ऑफ वायलेंसेस इन मणिपुर यहाँ पे इस स्लाइड में अच्छा से आपको दिख रहा होगा। नॉर्थ ईस्टर्न का स्टेट है, एथनिक टेंशन है दो ग्रुपों के बीच में, एक मितई ग्रुप हो गई, दूसरी कुकी ग्रुप। ये दोनों मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रुप वहां पे माने जा रहे हैं। इन्हीं लोगों में लैंड रिसोर्स को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है कि जहां 10%, जो अभी बात करें 10% की बात करें तो मितई लैंड रखती है, लेकिन 90% पॉपुलेशन को रखती है और हिंदू यहाँ पे कम्युनिटी रिजेंबल करती है। वहीं कुकी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो 90% लैंड रखती है और 10% की 20 to 30% की पॉपुलेशन रखती है। तो हिल एरिया पे मितई खरीद नहीं सकते, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हिस्टोरिकल भी कुछ ग्रीवांसेस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे मिसट्रस्ट हैं दोनों कम्युनिटी के बीच में। डेमोग्राफिकल इम्बैलेंस है, वैली 10% और 90% लैंड और पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इंसर्जेंसी चलती रहती है आर्म्ड ग्रुप की यहाँ पे, जिसके कारण मिलिटेंट ग्रुप और यहाँ पे एक्टिव रहते हैं। आर्म प्रोलिफरेशन हो रहा है, यानी बढ़ावा दिया जाता है। म्यांमार का भी रोल इसमें थोड़ा सा निकल के आ जाता है। एक्सटॉर्शन, मिलिटेंट कंट्रोल के लिए यहाँ पे सिविलियन, इन सब चीज़ों में अनरेस्ट रहता है, जिसके कारण प्रॉब्लम निकल के आता है। आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी इशू निकल के आती है, किसमें, मितई ग्रुप और ट्राइबल डायनामिक्स। तो मितई प्रीडोमिनेंटली हिंदू डोमिनेटेड चीज़ें हैं, जिसके कारण पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप इनको कवर करता है। ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से निकल के आते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड, और ये डिमांड करते हैं ग्रेटर ऑटोनॉमी और प्रोटेक्शन, तभी तो इनको चीजें मिली हैं। तो संविधान के अनुसार मार्जिनल लोगों को फैसिलिटी तो प्रोवाइड करी जाएगी, लेकिन अब दोनों में एथनिक वायलेंसेस बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है। डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करी जा रही है नागा और कुकी की वजह से, जिसके कारण ये मानने को तैयार नहीं है और इशू निकल के आती है। इलीगल माइग्रेशन भी होती है, ड्रग का व्यापार भी होता है, इसी की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ड्रग ट्रैफिकिंग चलता ही रहता है, गोल्डन ट्रायंगल इसी एरिया में लगता है। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये गोल्डन ट्रायंगल में आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, गवर्नेंस और पॉलिटिकल फैक्टर की बात करें तो वीक गवर्नेंस, फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पोलराइजेशन ऑफ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में पोलराइजेशन हो जाएगा, जिसके कारण प्रॉब्लम निकल के आएगा। लैंड ऑनर और फॉरेस्ट राइट की बात करें तो हिल वैली डिवाइड है, हिल प्लस वैली ये दोनों डिवाइड है। हिल कौन है, तो ये आपका हिल एरिया है, ये आपका वैली वाला एरिया है, तो ये याद रखिएगा। इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, अनइवन डेवलपमेंट है। रिसेंट वायलेशन 2023 में ट्रिगर हो गया, जिसके कारण मितई एंड कुकी में स्टेटस को लेकर के बहुत ज़्यादा वायलेंसेस हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो ये पूरी डिटेलिंग थी।
अब अगर बात करी जाए तो बिष्णुपुर, थौबल, ये एरिया में बहुत ज़्यादा वायलेंसेस हुए हैं, याद रखिएगा इन एरिया में। अब ये यहीं तक सीमित नहीं हो गए, रिसेंटली जीरीबम वाले डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोगों को मार के नदी में फेंक दिया गया था, जिसके कारण फिर से ट्रिगर आउट हुई है ये वायलेंसेस। तो यही पूरी डिटेलिंग्स थी इस एडिटोरियल की। आशा करते हैं कोई भी इस आर्टिकल की जो मैं डिटेलिंग दिया हूँ यहाँ पे चीज़ें आपको कन्फ्यूजन नहीं करी होंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर से फेसबुक वाले प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिएगा। वो क्यों? इससे आपको एक बेनिफिट होगा। वो बेनिफिट क्या है? यहाँ पे पूरा का पूरा अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों तक ये वीडियोस आसानी से पहुँच सकता है। तो इसलिए ज़रूर से आप सब्सक्राइब करें और इस चीज़ को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर से शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे ममता बनर्जी ने कुछ स्कीम लॉन्च किया। क्या नाम है उसको देख के आगे बढ़ेंगे। तो बांग्लार बड़ी स्कीम, इसमें ये घर अलॉट करेंगी, जो भी फंड है वो अलॉट करेंगे। यहाँ पे कही जा रही है क्या, जो प्रधानमंत्री यहाँ पे मनरेगा का स्कीम है, प्रधानमंत्री रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, उसके अंतर्गत इनको फंडिंग भी रोक दी गई है 2 साल से, जिसके कारण ये अलॉटमेंट नहीं कर पा रही है। तो ये कह रही है मुझे सेंटर दे चाहे ना दे, मैं अपना कार्य करती रहूँगी। तो यही पूरी चीज़ें हैं। मनरेगा का मैं यहाँ पे दे ही दिया हूँ पूरा, कई बार मैं बताया हूँ, इसलिए डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। जो नरेगा था, नरेगा को यहाँ पे 2 फरवरी 2006 को शुरू किया जाता है और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके मनरेगा रख दिया जाता है। पूरी डिटेलिंग इसी में है दोस्तों, कई बार मैं बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ, जो आपको समझ में आएगा। लीगल गैप्स, ये लीगल गैप्स किसमें कही जा रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्विलेंस को लेकर के बातें बोली जा रही है। तो इसको किस प्रकार से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही प्रकार से लेके चलेंगे और इसमें क्या इशू निकल के आ रहा है कि किस प्रकार से सेफगार्ड होगी, क्या अप्रोच है वेस्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, रूल्स रेगुलेशन क्या बना रहे हैं वो, उसको भी थोड़ी सी देखी जाएगी। किस हद तक हम इसको एड्रेस कर रहे हैं, लिबर्टी दे रहे हैं, क्या इम्पैक्ट करेगा, वो सब चीज़ें देखी जाएगी। इंडिया का क्या रोल है और डीपीडीपी जो एक्ट है डाटा प्रोटेक्शन की, वो क्या इंडिया की चल रही है। तो पूरी की पूरी प्रीवेसी पे बातें चलेंगी, याद रखिएगा। प्रीवेसी आर्टिकल 21 पूरी इसी पे बात करी जा रही है, उसी लीगल सिस्टम को समझेंगे। चलिए जल्दी से देखेंगे क्या चीजें हैं। सबसे पहले ये टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि यही नहीं समझेंगे आप तो आप ये पूरी एडिटोरियल को कैसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के पहले हम समझेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो एक सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है जो प्रोसेस किया जाता है किसके द्वारा? मशीन के द्वारा, जो कि कंप्यूटर सिस्टम कहा जा सकता है। तो ये इनेबल करता है थिंकिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसका डेफिनेशन शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। कितने प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं? तो नैरो एआई होते हैं, जनरल एआई होते हैं और सुपर एआई। ये बहुत खतरनाक है, याद रखिएगा। यहाँ पे हाइपोथेटिकल एआई सरपास कर जाएगा ह्यूमन के इंटेलिजेंस को, अगर इस वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कार्य किया गया तो। इसी की बात कही जा रही थी, आप लोग रोबोट देखे होंगे मूवी रजनीकांत की, तो ये सुपर एआई वाले लेवल पे पहुंच जाएगी। तो ये ह्यूमन को रिप्लेस कर सकती है, ह्यूमन के इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर सकती है। यहाँ पे ह्यूमन और रोबोट में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो सुपर एआई तक तो अभी कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें नैरो एआई, तो ये सीरी हो गई, एलेक्सा हो गई, इस प्रकार की फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम नैरो एआई में आती है। जनरल एआई की बात करें तो जो मिमिक करता है, ह्यूमन की तरह बोलता है, इंटेलिजेंस रखता है और छोटे मोटे टास्क भी ह्यूमन के कर लेता है, वो जनरल एआई होते हैं। की कंपोनेंट ऑफ एआई क्या है? मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग है और कंप्यूटर विजन है, रोबोटिक्स हो गई। एप्लीकेशन ऑफ एआई की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में हो जाएगा, एजुकेशन में हो जाएगा, फाइनेंस में हो जाएगा,
ट्रांसपोर्टेशन में हो जाएगा, रिटेलिंग में हो जाएगा, लॉ इन्फोर्समेंट में हो जाएगा, और भी बहुत सारे फील्ड हैं, केवल यही नहीं है। बेनिफिट्स आप एआई की बात करें तो इफिशियंसी है, ऑटोमेशन है, स्वतः कार्य करके सही समय पे, कम समय पे अच्छा रिजल्ट भी दे देगा, एक्यूरेसी के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ, और इनोवेशन भी करता रहेगा। चैलेंजेस क्या हैं? तो चैलेंजेस को जब आप देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि यहाँ पे क्या है, तो जॉब लॉसेस हो सकते हैं। सही बात है, जॉब लॉसेस तो हो सकते हैं। एक मशीन 1000 लोगों का काम कर रहा है तो जॉब लॉसेस होंगे ही। बायस हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, एआई मॉडल कैन रिएक्ट बायसेस इन डाटा, तो ये चीजें हो सकती हैं क्योंकि ये मशीन ओरिएंटेड है। प्रीवेसी का इश्यू हो सकता है, सर्विलांस में इन्फ्रिंज इंडिविजुअल प्रीवेसी, क्यों नहीं, इंडिविजुअल की प्रीवेसी यहाँ पे हैम्पर हो सकती है। एथिक्स की बात करी जा रही है, लैक ऑफ रेगुलेशन है। फ्यूचर ऑफ एआई अभी हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर ऑफ एआई की बात करें तो बिग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग, इसको जोड़ करके देखा जाएगा तो बहुत व्यापक तरीके से निकल के आएगा। एथिकल यूज ऑफ एआई भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको एआई के बारे में मुझे बतानी थी। अब यहाँ पे जल्दी से हम देखेंगे इस वाले एडिटोरियल को और समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो 2019 में यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे अनाउंस किया है प्लान क्रिएट करने के लिए, क्या, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एआई पावर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। किस चीज के लिए? तो पुलिस के लिए। यानी किस चीज के लिए यूज करेगा ये? क्राइम कंट्रोल। ऐसे केवल क्राइम लिख देंगे तो क्राइम करने के लिए समझ लेंगे। तो ये क्राइम कंट्रोल के लिए यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। किस चीज के लिए फील्ड में? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस वाले फील्ड में हम बातें कर रहे हैं। तो सोचिए एआई का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। तो इम्प्लीमेंट करने की बात करी जा रही है एआई ड्रिवन सर्विलेंस। कहाँ पे? रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे प्लान किया जा रहा है 50 एआई पावर्ड सैटेलाइट, तभी तो ये चीजें करेंगी। अब यहाँ पे कैमरे भी लगे रहेंगे, ड्रोन भी उड़ाएंगे, तो ये सर्विलेंस अच्छा से कर पाएंगे। दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस यहाँ पे नोटेबल है एआई क्राइम पेट्रोलिंग के लिए, जो यहाँ पे कार्य कर रहा है। लीगल कंसर्न क्या है? तो राइट टू प्रिवेसी जो बताए थे, 2017 में एक केस आता है पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इस केस में रिकॉग्नाइज किया जाता है प्रिवेसी फंडामेंटल राइट, 2017 में ही ये चीजें ही हैं और ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। करंट चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एआई सर्विलेंस की प्रैक्टिसेस अभी बहुत सारी कमियां हैं, तो इंक्रीजिंग करना पड़ेगा डाटा कलेक्शन लॉ इन्फोर्समेंट से विदाउट रोबस्ट लीगल ओवरसाइट। तो ये अगर आप लीगल फ्रेमवर्क को हैम्पर कर रहे हैं तो ये आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी लोगों की प्रिवेसी पे क्वेश्चन उठ रहा है। तेलंगाना डाटा ब्रीच, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैदराबाद पुलिस एसेस करती है सोशल वेलफेयर स्कीम डाटाबेसेस, जिसके कारण समग्र वेदिका, जैसे कि ये इस प्रकार की एग्जाम्पल देकर के बोली जा रही है। तो रेज कर रहा है ट्रांसपेरेंसी वाले चीजों पे, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम निकल के आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है। डीपीडीपीए जो एक्ट आई थी, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इस एक्ट में क्या चीजें थी? तो इनका इंटेंट ही था, उद्देश्य ही था, पर्पज ही यही था कि ये डाटा प्रिवेसी पे फोकस करेंगे और मैनेजमेंट भी करा जाएगा। कि इशू क्या है? तो सेक्शन 7 और सेक्शन 7I और G, ये दोनों चीजें थी। क्या था G और I में? वो चीजें देखेंगे। तो एग्जेम्पशन था, छूट थी, कंसेंट फॉर डाटा यूज ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसी। तो मेडिकल इमरजेंसी के अंतर्गत G में आता है 7G में, यहाँ पे छूट थी। और I के अंतर्गत क्या है? एग्जेम्पशन फ्रॉम कंसेंट फॉर गवर्नमेंटल एम्प्लॉयमेंट डाटा। तो इन लोगों के लिए छूट थी डिस्पाइट द गवर्नमेंट बीइंग इंडियाज लार्जेस्ट एम्प्लॉय, इसके बावजूद भी यहाँ पे छूट दी गई थी। सेक्शन 15C में क्या था? सिटीजन यहाँ पे ऑब्लिगेटेड नॉट टू सप्रेस मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो मटेरियल इंफॉर्मेशंस को यहाँ पे लेकर के सप्रेस नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे ऑब्लिगेशन, यहाँ पे कोई चीजें जो जिम्मेदारी होती है, दायित्व की बात करी गई है, सिटीजन्स आर नॉट ऑब्लिगेटेड। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन जो है, इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इनका जो राइट्स है वो सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशनली होना चाहिए। हम उन पर कोई चीजें थोप नहीं सकते, उनके अधिकार और प्रिवेसी राइट्स का हनन नहीं कर सकते। एक्ट यही सारी चीजें ब्रॉड में पावर देती है, कलेक्ट करती है और पर्सनल डाटा को भी लेती है। लिमिटेड सेफगार्ड दी गई है मिसयूज के लिए, यानी जो डाटा ये कलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा का मिसयूज तो आराम से ये कर सकते हैं, तो उसकी सेफगार्ड
रखी नहीं गई है, जो कहीं ना कहीं एग्जेम्पशन गवर्नमेंट को देती है। यहाँ पे आगे क्या बोली जा रही है, तो इसी गैप्स की बातें करी जा रही हैं कि ये सर्विलेंस जो है, बड़ा फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, टेक्नोलॉजी को कैसे ऑपरेट करना है, यहाँ पे उन चीज़ों पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल जो गाइडलाइंस है, इसके बिना ही हम कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉब्लम यही है कि डाटा की प्रिवेसी अपने आप में बनी रहे। डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और मिसयूज भी यहाँ पे रोकना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन इस एक्ट को अगर बनाया है तो यहाँ पे उसके अप्रोच को भी देखना पड़ेगा। इसने रिस्क बेस्ड अप्रोच एडॉप्ट किया है, तो अनएक्सेप्टेबल यहाँ पे रिस्क है, यानी रिस्क को ये एक्सेप्ट किया ही नहीं है। तो इसलिए इसने बहुत सारी चीज़ों को रोका हुआ है, जैसे रियल टाइम बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फॉर लॉ इन्फोर्समेंट। तो रियल टाइम में नहीं हो सकता, लेकिन इजाज़त करके, परमिशन करके हो सकता है। कुछ चीज़ों में एक्सेप्शन भी है, सीरियस क्राइम करते हैं तो तुरंत यहाँ पे चीज़ें पता कर दी जाएंगी, वहाँ पे परमिशन शायद वो न ले। की कंट्रास्ट क्या है, इंडिया की अगर बात को देखें तो अनरेगुलेटेड एआई डिप्लॉयमेंट चल रहा है। तो दिल्ली, हैदराबाद में अपने मनसा, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन बने नहीं है ना, इसीलिए अनलाइक यूरोपियन यूनियन हम लोग भारतीय यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। सिविल लिबर्टी की बात करी जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न आ जाता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, पुट्टास्वामी जजमेंट जब 2017 में आया, आर्टिकल 23 को फंडामेंटल राइट, 21 को फंडामेंटल राइट बना दिया। तो यहाँ पे इसी को फोकस किया गया, प्रिवेसी को लॉ के द्वारा बैक किया जा रहा है। तो जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए करंट स्टेट को अगर देखा जाए, तो हमें इंडिया को सेफगार्ड करने के लिए लॉ भी बनना चाहिए, केवल डाटा का लीकेज नहीं होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिमिट है वो लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिकमेंडेशन क्या दिया गया है, ट्रांसपेरेंसी करिए, मैकेनिज्म कंसेंट यानी मंजूरी लीजिए, एडॉप्ट रिस्क बेस्ड रेगुलेशन करिए, जो भी है ज़्यादा रिस्क ना हो, यानी डाटा का प्रोटेक्शन हो, सेफगार्ड करिए उनकी लिबर्टी की, जुडिशियल ओवरसाइट हो, यानी हाई रिस्क सर्विलेंस की भी बातें बोली जा रही हैं। तो लीगल एस्पेक्ट को यहाँ पे जो गैप मिल रहा है उसको कंसीडर जो नहीं किया जा रहा है, उसी की एडिटर यहाँ पे बातें उठा रहे हैं। कंक्लूजन में क्या दिया गया है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, जो भी हम इनोवेशन कर रहे हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, इसमें बैलेंस करने की जरूरत है। इंडिया को नीड है कॉम्प्रिहेंसिव एआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है और डाइवर्सिटी होने के बाद भी यहाँ पे यूनिटी रहती है। इस यूनिटी को अगर देखा जाए तो हमें इस प्रकार का फ्रेमवर्क लाना ही पड़ेगा। जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज को कंसीडर करके बनाया गया, उसी तरीके से इसे भी कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी, जुडिशियल और क्लियर कैटेगराइजेशन, यानी हाई रिस्क एक्टिविटी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो एआई बहुत ब्रॉड है, जो आपको यहाँ पे मैं एआई की डिटेलिंग दिया। इस सब मुद्दों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एआई का कितना बड़ा रोल है। आशा करते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताया वो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें। चाइना जो है, डेप्थ की हम बात कर रहे थे चाइना को अभी रिसेंटली, जब अरुणा कुमार दिसानायके की बात कर रहे थे, क्योंकि वो भारत में कुछ दिन के लिए विजिट पे आए थे। तो चाइना का यहाँ पे बातें निकल के आए। चाइना जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेप्थ कलेक्टर है, यानी उधारी देता है और सबसे ज़्यादा उधारी उसी को मिलता है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उधारी कलेक्ट वही कर रहा है। 2023 के आंकड़ों को देखेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है। तो डेप्थ ट्रैप की डिप्लोमेसी में आप फंस जाते हैं। बहुत सारी ऐसी भी कंट्री हैं जो इंटरेस्ट तक नहीं पे कर पा रही हैं। चाइना कहता है कि उधार ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उधार नहीं पे कर पाएंगे तो कुछ चीज़ें वो अपने गिरवी भी करवा देता है। तो एग्रीमेंट होती है, ट्रीटी होती है, डील हो जाती है, उसकी वजह से आपको अपना लैंड का कुछ एरिया भी उसको गिरवी रखना पड़ता है। जैसे कि हम्बन टोटा पोर्ट 99 साल के लिए श्रीलंका ने लीज पे दिया हुआ, किसको, चाइना को। तो इस प्रकार की भी प्रॉब्लम निकल के आती है। अब थोड़ी सी फैक्ट्स पे देखेंगे। देखिए, चाइना बायलैटरल एक्सटर्नल डेब्ट जो है वो किस प्रकार से यहाँ पे और भी कंट्री को लिया है और चाइना का ओवर टाइम में कितना है। तो यहाँ पे 5% के आसपास दिख रहा है। बायलैटरल एक्सटर्नल डेब्ट की बात करें तो कैसे स्पाइक करी गई है 25%। अब यहाँ पे कुछ नेशन है जो यहाँ पे उधार देते हैं, उनकी देखिए, तो चाइना ही यहाँ पे देखा जाए तो अकेले 26% के आसपास निकल के आ रही है। जो उधार देने हैं, टॉप लेंडर है,
1973 से 23 तक। ये जर्मनी, फ्रांस ये सब भी हैं, रशिया जैसी कंट्री है, यूके जैसी कंट्री हैं, ये भी हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप मज़ेदार वाली चीज़ें कि चाइना किसको किसको उधार बांटा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे चल रहा है पाकिस्तान जैसी कंट्री, बांग्लादेश जैसी कंट्री, श्रीलंका का हाल इतना बुरा हुआ, गवर्नमेंट गिरा दिया। यहाँ पे अर्जेंटीना जैसी कंट्री, अंगोला जैसी कंट्री, जिबूती जैसी कंट्री, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंट्री, इजिप्ट जैसी कंट्री, कंबोडिया जैसी कंट्री, लाओस जैसी कंट्री। तो लो इनकम वाली कंट्री इस कलर की हैं, लोअर मिडिल वाली कंट्री इस कलर की हैं, और अपर मिडिल ये, और हाई इनकम वाले कम से हैं। तो हाई इनकम वाले जो कंट्री हैं वो एकदम कम से आते हैं। तो पाकिस्तान का क्या हाल है आज के समय में देख ही सकते हैं, श्रीलंका का क्या हाल है देख ही सकते हैं, बांग्लादेश का क्या हाल है देख ही सकते हैं। तो जो बड़े बड़े जगह पे हैं वो कैसे डेब्ट ट्रैप में फंस रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इसी चार्ट, इसी मैप के द्वारा देखा। तो आशा करते हैं ये चीज़ें, डेब्ट ट्रैप वाली चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे ये डेब्ट ट्रैप कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी का क्या अधिकार है, हम सभी लोग जानते हैं। आर्टिकल 29 और 30 ये माइनॉरिटी को लेकर के है। आपके फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में मेंशन है। पार्ट 3 कहाँ से कहाँ तक आता है, तो 12 से लेके 35 तक आर्टिकल मेंशन है। इसी आर्टिकल को लेकर के इसमें से निकाला गया है ये फंडामेंटल माइनॉरिटी को लेकर के। तो कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी को लेकर के काफ़ी सुरक्षित जगह प्रोवाइड करी गई है, उसी को लेकर के यहाँ पे आर्टिकल थी। कही जा रही है यूएन जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया गया था डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी 18 दिसंबर 1992 में। तो आज ही के दिन ये चीज़ें करी गई थी, इसलिए माइनॉरिटी के ऊपर ये एडिटोरियल दिए हुए हैं। तो अपने भारत के संविधान में भी डीपीएसपी में भी चीज़ें हैं, या है कि नहीं, डीपीएसपी में है, फंडामेंटल राइट्स में भी हैं। तो ये ध्यान दिया गया है कि माइनॉरिटी को तकलीफ न हो भारत में, इसीलिए तो सेकुलर कैरेक्टर भारत में रिजेंबल किया गया है, सेकुलर कैरेक्टर डाला गया है भारत में, और सेकुलर वर्ड भी भारत में डाला गया है। सेकुलर एंड सोशलिस्ट ये दोनों वर्ड कब डाला गया है, ये आपके 1976 में डाला गया है, याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस बनाया गया, जब शुरुआत में प्रीएम्बल बना तो ये वर्ड उसमें नहीं थे। आर्टिकल 29 यहाँ पे यही सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात करता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो किसी भी टेरिटरी के हों यहाँ पे भारत के, तो एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की बात करता है, और 29 में ये बात करता है, और 30 में क्या, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है आर्टिकल 30 में। तो ये चीज़ें थी, उसी की राइट को कंजर्व करना है। अब यहाँ पे डिनाइड एनी वैल्यू नहीं कर सकते हम, क्यों, क्योंकि ये अधिकार ग्लोबली यहाँ पे दिया भी गया है, तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। इसी को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है इस एडिटोरियल में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे ईवीएम को लेकर के एलिगेशन हर प्रकार से अपोजिशंस लगाती है, तो कितना लेजिटिमेट ये कंसर्न है, स्ट्रेटेजिक कितना डाइवर्जन है, उस चीज़ को अगर देखा जाए तो सबसे पहले ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये दोस्तों सही मायने में कांग्रेस के समय में ही ये चीज़ें आई थी, और ईवीएम की शुरुआत हो गई थी। क्यों, क्योंकि बैलेट पेपर चोरी भी होते थे और आगजनी भी लगा दी गई थी, तो रिगिंग बहुत ज़्यादा होता था, जिसके कारण यहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें लेके आई थी। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो ये डिजिटल आने के बाद बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो इसका उपयोग नहीं करती हैं, उनको इस पे बिल्कुल यकीन नहीं है। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को नहीं करते, तो हमें भी इस पे प्रश्न उठाने की आवश्यकता है। तो वही यहाँ पे अपोजिशन ये बातें कहता है। बहुत सारे ऐसे भी कंट्री हैं जो करती हैं, लेकिन हाँ डेवलप्ड कंट्री यूएस, इंग्लैंड, ये लोग, लंदन, यहाँ पे चीज़ें नहीं चलती इन कंट्री में। तो ये हमें सोचना पड़ेगा क्यों नहीं चलती। दूसरा जो कंसर्न है यहाँ पे ईवीएम पे कितने लोगों को विश्वास है वो देखा जाए, तो यहाँ पे अलॉट ऑफ ट्रस्ट है। 2024 का जो इलेक्शन है 31% कह रहे हैं हमें ट्रस्ट है, कुछ विश्वास है तो 43%, बाकी लोगों को मानिए नहीं है। नॉट मच, ये आंकड़े नहीं है। नो ट्रस्ट एट ऑल 17% कह रहे हैं कोई ट्रस्ट नहीं है। ये पहले क्या था, 6% कह रहे थे कि कोई ट्रस्ट नहीं है, जो बढ़ के कितना हो गया, 17% हो गया। याद रखिए, जो पहले कह रहे थे 26% ट्रस्ट है, यहाँ पे सम ट्रस्ट, यहाँ पे 43% कह रहे हैं। तो
तो पहले था 52% अलॉट पार्टस, उसमें भी घटोतरी होकर 31% हो गई है। मोस्ट डिस्ट्रस्टिंग सोशल ग्रुप कौन सा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस, अगर वोटेड फॉर की बात करी जाए, किसको वोट दिया गया है, तो यहाँ पे 35% या कांग्रेस एलाइज की 19%, बीजेपी 17% और बीजेपी एलाई 5%। यहीं पे अगर बात करी जाए स्टेट की, तो यहाँ पे यूपी में 23 हुआ, राजस्थान में 24 और 30 तमिलनाडु में निकल के आ रही है। तो डिस्ट्रस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है, यहाँ पे स्टेट वाइज तमिलनाडु में। दूसरी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 17% के आसपास डिस्ट्रस्ट चल रहा है। ईवीएम मशीन पे लोगों का यकीन नहीं है। आप लोगों का क्या विचार है? ईवीएम से वोट की टेम्परिंग हो सकती है या नहीं? दूसरा, ईवीएम को चालू रखना चाहिए या नहीं? यस या नो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। तो यही पूरी ब्रॉडर प्रॉब्लम निकल के आ रही है जो आपको मुझे बतानी थी। नेक्स्ट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 7.3 अर्थक्वेक आपके वनुआती में हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन देखेंगे कहाँ पे है ये वनुआती, क्योंकि एग्जाम्स को लेके काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए लोकेशन देखते हैं। पहले यहाँ पे हम देखेंगे, जूम कर रहे हैं हम आपके सामने और देखा जाएगा कि वनुआती आइलैंड कहाँ है। ये छोटा सा प्यारा 3D स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा अपना ग्लोब। इसकी लोकेशंस आपको डिटेल में यहीं पे दिखेगी। अब जूम कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा वनुआती, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, नहीं नज़र आ रहा है? आ रहा होगा। अभी और जूम कर रहा हूँ और देखिए कैसे यहाँ पे चीज़ें निकल के आएंगी। इसकी लोकेशंस कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन में किधर है, पैसिफिक के नॉर्दर्न में है कि साउदर्न में है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो ये पूरी की लोकेशन आपको यहाँ पे पूरा डिटेल दे रहा हूँ। इसी लोकेशंस पे यहाँ पे ये भूकंप आया हुआ है। तो ये जो मैग्नीट्यूड था 7.3 का, यहाँ पे इम्पैक्ट किया है। इसकी पूरी डिटेलिंग वनुआतू आइलैंड की आपको यहाँ पे दे दिया। अगल बगल की लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी आप देखिए तो अगल बगल की लोकेशंस को आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये लोकेशन एग्जैक्टली है कहाँ, जिसके कारण आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसको ज़रूर से आप देखा करिए, कनेक्ट करके चीज़ों को समझा करिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं आप। हाँ, तो यहाँ पे 7.3 रिएक्टर का अर्थक्वेक, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का ये चीजें आई हैं। तो अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी दो चीजें होती हैं। तो जब भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ पे तो जो आती है वो 7.3 अर्थक्वेक यहाँ पे नापी गई है वनुआतू की। तो दो स्केल होते हैं, पहला स्केल रिक्टर स्केल और दूसरा स्केल मर्केरी स्केल। क्या मेजर करने के लिए? तो अर्थक्वेक्स की चीजों को हम मेजर करते हैं। तो मर्केरी स्केल क्या मेजर करता है? इंटेंसिटी। और रिक्टर स्केल क्या मेजर करता है? मैग्नीट्यूड। ये चीजें याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस कई बार बने हैं। तो रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड मेजर करता है और मर्केली स्केल इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक मेजर करता है। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको पूरी डिटेलिंग यहाँ पे दे ही दिया। यहाँ पे वाइड स्प्रेड डैमेज भी हुई है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई है दोस्तों। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें या साथ में फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।